हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज के रिवीजन में प्राचीन इतिहास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो उस युग के बारे में बताना है। जब पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था तो उसे पाषाण युग कहते हैं। जब पत्थरों के औजार को प्रयोग किया जाता था। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण काल को जो है कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? ध्यान देंगे, जो पूरा पाषाण युग के मानव थे उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार व फल संग्रह। शिकार करते थे और फलों के द्वारा उनका आजीविका चलती थी। पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो याद रखेंगे, पूरा पाषाण के समय ही आग का आविष्कार हुआ था और उनका महत्वपूर्ण आविष्कार जो है कि आग था। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाई गई थी पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण मानव के द्वारा। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो सर्वाधिक चित्रांकन जो है कि पशुओं का हुआ है। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो जो नव पाषाण युग है वो ईसा पूर्व 4000 से 2000 ईस्वी पूर्व जो है कि माना गया है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो कृषि व पशुपालन के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आविष्कार था वो था पहिया का आविष्कार, यानी चक्र, पहिया अथवा चक्र। किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो ये नव पाषाण युग में ही मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आगे देखेंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में जो है कि हुआ? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार नव पाषाण युग में ही हुआ था। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो ये भी नव पाषाण युग में ही हुआ। नव पाषाण युग से ही मानव जो है कि व्यवस्थित और स्थिर जीवन जीने का शुरुआत किया। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला जो है कि किस युग में सीखी? तो वो भी नव पाषाण युग में ही। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो जो तांबे की खोज है वो मानव मध्य पाषाण युग में किए थे। मानव ने सबसे पहले तांबा को ही खोजा था। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती जो है कि शुरू की? तो गेहूं व जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। सर्वप्रथम कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र आर्कियोलॉजी जो है कि कहलाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग जो है कि किया और सबसे पहले उसी की खोज हुई, तांबा की, और उसी का सबसे पहले प्रयोग हुआ। तो भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत का अब तक सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का। आगे देखेंगे, ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा ने। संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड।
रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषित पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब और किनके उत्खनन से हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता 1920-21 ईस्वी में दयाराम सहनी और जॉन मार्शल के जो है कि प्रयासों से उसका पता लगाया गया और उसकी खुदाई हुई। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में ही पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार, याद रखेंगे, आयताकार में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा मुख्य पुरास्थल था मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है आलमगीरपुर, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो सूतकांगडोर, पाकिस्तान में स्थित है सूतकांगडोर। सूतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्त नदी के। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कि शहरी सभ्यता थी, जो व्यापार के लिए मुख्यतः जानी जाती थी, यानी शहरी और व्यापारिक सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है क्या था? तो नगर योजना। उनके नगर की जो योजना थी वो बहुत ही अच्छी नक्काशीदार थी। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा जो है कि निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल कहाँ जहाँ के मकानों में दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो वो थी लोथल। बाकी सभी जगह की मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ पीछे की तरफ खुलती थी। इस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार थी और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धवलावीरा का। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में से किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? तो धवलावीरा को। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा शिल्पकारी था। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का जो है कि साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चनहुदड़ो से। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। लोथल में जो है कि डॉकयार्ड का प्रमाण मिला है। वो हड़प्पा सभ्यता के समय का सबसे जो है कि प्राचीनतम बंदरगाह भी कहा जाता है। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2 व 16 के। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? कपास की। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूँ व जौ। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार की गेहूं और जौ दानों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व रंगपुर से। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अमित्रघात। अमित्रघात शब्द का क्या अर्थ है? शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते थे? सिंहसेन। बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनियस। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस। कौन था? डायमेकस। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के राजदूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो बिंदुसार जो है वो सीरिया के सम्राट से जो है कि उन्हीं के राजदूत के माध्यम से मीठी मदिरा,
सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो बिंदुसार जो है वो सर्वप्रथम ब्राह्मण का अनुयायी था और अंत में बौद्ध धर्म जो है कि स्वीकार लिया। बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? मित्रों, बौद्ध धर्म में जो है कि दो भाग में बट गया था। तो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उप राजा था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है कि अवंती का राजा था, जो आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो मास्की व गुर्जरा। अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के समय, ध्यान देंगे, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मी लिपि। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो यह युद्ध जो है कि 261 ईसा पूर्व में हुआ और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है कि दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो सम्राट अशोक को जो बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी वो उपगुप्त था और वह मथुरा का रहने वाला था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की। अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, वो भी पाटलिपुत्र में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो मित्रों याद रखेंगे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईस्वी पूर्व। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक था विहद्रथ। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? तो अशोक के शिलालेखों को जो है कि राज्यादेश या शासनादेश कहा गया है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं? तो इनकी कुल संख्या जो है कि 14 है और ये कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभों की भाषा जो है कि वह लिपि है। तो भाषा जो है हो जाएगी प्राकृत और लिपि हो जाएगी ब्राह्मी। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो 8वां। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया तथा इसके युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? तो वो है 13वां अभिलेख। याद रखेंगे 13वें अभिलेख में जो है कि उसके कलिंग युग का वर्णन उसमें किया गया है। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? कब जो है कि और किसके द्वारा?
तो सबसे पहले गिरनार शिलालेख की खोज हुई 1822 ईस्वी में कैप्टन लेटार्ड द्वारा। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो अपने को मगध का राजा जो है कि भब्रू शिलालेख में कहा है अशोक ने अपने आप के बारे में। अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? गुहा लेखों की कुल संख्या 3 है। अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित हैं? तो ये है बराबर की पहाड़ियाँ, जो कि गया ज़िला में है, बिहार के गया ज़िला में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, उसी में अशोक के गुहा लेख स्थित है। बिहार के गया ज़िले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या हैं? तो एक का नाम है सुदामा, दूसरा विश्व झोंपड़ी और कर्ण चोपार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन नगर जो है कि था? तो मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र तक्षशिला था। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त। याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। और इस नाटक में मुद्रा राक्षस में जो है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का? तो इंडिका का। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज का। किसका कथन है? तो मेगास्थनीज का। भारतीय लिखना नहीं जानते, मेगास्थनीज जब आया तो उसने यह कथन भारत के लोगों के बारे में कही थी। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत की मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। उज्जैनी किंग्स मौर्य शासक की राजधानी रही है। तो ये अशोक की जो है कि राजधानी रही है उज्जैन, जो अभी उज्जैन के नाम से जानी जाती है। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे जो है कि भेजा था? तो कुणाल को भेजा था। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा हुआ है, ये वो है येरागुड़ी लघु शिलालेख। येरागुड़ी लघु शिलालेख। अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी। किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों यानी दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक व निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया है? तो वो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना मगध में 187 ईस्वी पूर्व में किया। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मित्रों, ये रहे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए